पीपुल्स पार्टी का ये दिलचस्पी का महवर ही नहीं कि वो यहाँ सिंधी लोगों की मदद करे, क्योंकि वो चारों सूबों की जंजीर बेनजीर, लेकिन बेनजीर के बाद पीपुल्स पार्टी के जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। यानी हर बुराई की जड़ हुक्मरान जमायत है। अब वो पीपुल्स पार्टी रहे या कोई 13 साल 15 साल और कोई रूल करता है, देखिए जो भी इक़्तिदार में होता है वो किसी सबको खुश नहीं रख सकता। जो कौम मुझे लीडर तस्लीम कर चुकी है, यानी मुझे एज़ अ लीडर ट्रीट करती है, उनसे ज़्यादा मासूम कौन है? जहाँ पे हाल ये लाहौर साहब में जाता हूँ तो मैं वहाँ पे शाम को वॉक करने निकलूँ दोनों मोबाइल हाथ में लेके, हाँ, बिल्कुल। तो मुझे ये लगता है कि सुकून। 99% में सिक्योर हूँ। बिल्कुल। कराची में निकलूँगा देखिए तो मैं 99% लूटूँगा। आज भी अगर ये सिंधु देश के एलिमेंट को जिसने यूज किया वो जरदाई साहब है। खाने पहुँचाएगा। आपका सीएम बैठ के कह रहा है कि भाई धरने पर किसी के ऊपर पर्चा नहीं होगा। अभी मुझे ये आप गारंटी दें, कोई मुझे इशू दे दे, मैं पूरा सिंध पे कर दूंगा, आपका पूरा जैम कर दूंगा। अभी जो कराची में इस वक्त जो जराइम थे, मेरा ख्याल इस वक्त थोड़ा बहुत कमी सुनने में आ रहा है, हो रही है, लेकिन वो जहाँ वारदात हो रही है तो वहाँ पर भी हो रही है। ये जो जराइम का ग्राफ है अचानक बढ़ भी जाता है, अचानक नीचे भी आता है। फिर बहुत सी खबरें ऐसी आती हैं कि भाई पुलिस के अपने एहलकार मुलविस हैं, फलां जगह पे चोरी की बाइकें बिक रही थी, वहाँ उसके पीछे भी पुलिस वाला आता है। कोई खबरें बीच में ऐसी भी आई कि फलां जगह से असला किराए पे मिलता है। कोई डकैतों का बयान है जो वीडियो बैन पड़े हुए कि हमने असला किराए पे लिया और इतने पैसे देते। तो ये जो इदारे हैं पुलिस बैठी, तो ये क्या खामोश बैठे? ये आप बुलाएं मौलाना नबी मेमन साहब को, आईजी सिंध वो है, उनसे पूछें कि 10 अरब से ज़ायद आपका बजट है और मैं वो बैंक भी बताऊंगा जहाँ से पैसे निकलते हैं। आपके सीक्रेट फंड में इतने पैसे चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल कास के साथ आदिल अली आपके सामने आपकी खिदमत में पेश है। जहाँ पे बात हो सिंध की सियासत के हवाले से बात की जाए, सिंध की सहाफ़त के हवाले से बात की, तो वहाँ पे चंद नाम ऐसे हैं जिनको अगर शामिल न किया जाए तो ज़िक्र सहाफ़त मुकम्मल नहीं होता। आज मेरे मेहमान जिनका टाइम बहुत ही कीमती है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा कि तमीद बांधूँ और आपका तारुफ़ ना कराऊँ। मुश्ताक सर्की साहब मेरे साथ मौजूद है, जो कि आपके साथ अपनी वो बातें शेयर करेंगे कि उन्होंने दौरान सहाफ़त क्या कुछ बर्दाश्त किया। इसके साथ-साथ वो आपको ये भी बताएँगे वो सहाफ़त में आए कैसे? मुश्ताक सर की सहाफ़त का वो नाम है जिन्होंने ग्रास रूट से बीइंग ग्राउंड जर्नलिस्ट जिसे कहते हैं वर्किंग क्लास जर्नलिस्ट जिसे जो है सहाफ़त का हुस्न जिसे कहा जाता है, उस हुस्न को बखूबी निभाते हुए आज एक अच्छे इदारे में अच्छी पोज़ीशन पे काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि मज़ीद बातें आप उन्हीं से सुनेंगे। आए खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक साहब। अस्सलाम साईं वालेकुम। भली करे। ठीक-ठाक, मेहरबानी था, मेहरबानी। सर मुश्ताक साहब, सबसे पहले तो आप अपना थोड़ा-सा बैकग्राउंड बता दें कि आप सहाफ़त में कैसे आए? क्योंकि उस वक़्त आप हम तो आपको काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हैं। आपकी सेहत ही माशाल्लाह चेंज हो गई है, पर्सनैलिटी भी चेंज हो गई है। अब आपकी क्या कहते हैं लुक भी चेंज हो गई है, खूबसूरत भी हो गए। बट आप जब बिल्कुल ही शुरू में बड़े कमज़ोर, नहीफ़ किस्म के, नज़ार किस्म के शख़्स थे, रिपोर्टिंग किया करते थे। तो वो तजुर्बात आप तो सहाफ़त में मैं आए एक कैसे? सिंगल लाइनर में बता दूँ जी, जी, इसका बिल्कुल। डेप्थ में जाके कि जब पैसा आता है तो हुस्न भी आ जाता है, निखार भी आ जाता है। तो वो आप गुर्बत के अयाम की बात कर रहे हैं, तो उसमें तो घर वाले पसंद नहीं करते थे। अब आप भी बुलाते हैं, दूसरे बुलाते हैं, मोहब्बतों को तो इसका शेयर मतलब ये है कि करते हैं। असल हुस्न जो है वो पैसे पे ना है। दिस अ फैक्ट हुँ, और बिटर ट्रुथ है। मैं अज़रा मज़ाक बात कर रहा हूँ लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी भी यही है। हकीकत यही है। जब आप होते हैं, वेल ऑफ नहीं होते, एक रेनी डेज़ आपके होते हैं, टफ़र टाइम को आप फेस कर रहे होते हैं, तो आपके अपने इमीडिएट रिलेटिव भी आपको ऑन नहीं करते। ये एक सोसाइटी की एक हाइपोक्रेटिक नेचर है और इसको तस्लीम करना चाहिए। तल्ख़ है मगर जब सच आप है। राइज़िंग होते हैं, तो हर बंदा आपको फ़ॉलो करता है, हर बंदा आपको अपना मानता है, हर बंदा आपको प्राउडली बोलता है कि हमारा है। तो मैं तो इसका बिलीवर भी नहीं हूँ। ये नेसेसिटी ज़रूर हैं, बड़ी गाड़ियाँ, घर, रिहाइश, ये ज़रूरियात ज़िंदगी हैं। लेकिन इनको लेके आपने अगर इन्फ्लुएंस ले लिया, तो यू आर नो मोर। जो भी आदर्शी लोग होंगे, जो भी आइडियोलॉजी पे काम करने वाले होंगे, जो भी ग्रास रूट लेवल पे वो तमाम तकालीफ सह कर आगे बढ़े होंगे, उनको ये चीज़ें कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। बहरहाल सोसाइटी का एक माइंडसेट है। मैं आपको बताऊँ कि मैं सहाफ़त में हादसाई तौर पे आया था। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, आई हैड शेयर्ड मैनी टाइम्स इन डिफरेंट इंटरव्यूज़ कि मैं जैकबाबाद से बवजह मजबूरी माइग्रेट करके आया था कराची में, क्योंकि वहाँ मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था और जीएस सिंध स्टूडेंट फेडरेशन का वहाँ मैं ज़िम्मेदार था। तो वहाँ मेरे ऊपर मुकदमे हुए थे 99 में और मुकदमे बड़े इतने खतरनाक हुए थे संगीन मुकदमा। दहशतगर्दी के कि मेरा वहाँ जीना ही हराम कर दिया था पुलिस ने। तो मेरी वालदा, मेरे वालिद ने कुरान शरीफ उठा के पुलिस के एसएसपी को, उस वक़्त नजफ़ मिर्ज़ा साहब थे वहाँ जैकबाबाद में, हुँ। तो कहा हमारा बच्चा किसी में है नहीं, आप इनको इतना इम्प्लिकेट करते हैं चीज़ों में, मेलाफाइड एफआईआर्स में, तो इसका करियर ही तबाह हो जाएगा। तो एक कंडीशन तय हुई बिटवीन माय पेरेंट्स एंड पुलिस हाई अप्स कि आप इसको एग्ज़िट कराएँ जैकबाबाद डिस्ट्रिक्ट से।
तो फिर हम ये काम डाउन करेंगे चीज़ें, अदरवाइज़ जो कुछ होगा हम इसके खाते में डालते जाएँगे। तो दे डिसाइडेड बेस्ट, हम रोते, बिलखते, सिसकते उधार माँग के कराची पहुँचे और कराची में आके हमने एक इलाका था पिपरी का, गुलशन हदीद का, वहाँ एक रेंटेड हाउस लिया हमने 1 कमरे का, क्योंकि हम 7-8 फैमिली मेंबर्स हैं। अब तो मेरे वालिदैन नहीं रहे, अल्लाह उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। लेकिन 5 मेरे भाई, 1 सिस्टर, 1 मैं, 7 हम, 2 मेरे वालिदैन। तो हम 9 अफ़राद एक ही कमरे में और छोटे से घर में रहते थे। अच्छा, बमा अहलो अयाल आप हिजरत जी, करके आए हैं? पूरे हम पूरे वो अच्छा, मैं समझा शायद आप अकेले आए थे। खुशहाल खटक ट्रेन थी, मुझे पता है, याद है कि हमने आधे टिकट्स लिए थे, आधे के लिए मिन्नत समाज की थी, पुलिस जो करती है सिस्टम रेलवे में आपको पता है, तो वो 2-400 दे के अच्छा, हम सिस्टम आ गए। 99 में भी चलता था? सिस्टम चलता था, सिस्टम के लोग बड़े ताकतवर हैं, उनको ये तक़वीत सिस्टम बख्श तो दें। 2008 के बाद नहीं आया मेरा ख़्याल है। नहीं, वो रेलवे का सिस्टम अच्छा, वो अलग था, सिस्टम वो अलग है। पुलिस वाला शायद आपने कभी ट्रैवल किया हो। हम कॉमरेड तो वैसे ही ₹50 देकर कराची पहुँचते थे, नीचे वो तकिया बड़ी रख के, मेहरबानी दे देते थे हाँ, ₹50 आपको। चादर और रिली-शिली बिछा के, रिली हम बोलते हैं सिंधी चादर को ना। सही मेहरबानी जान। हाँ, तो इस तरह हम यहाँ पहुँचे और हमने डेली वेज पे काम किया। वहाँ से बड़ी तरक्की ये हुई कि मेरे कुछ रिश्तेदार थे, दे वर वेरी फ्लेक्सिबल टू मी, दे वांटेड टू सपोर्ट मी ऑन देयर बेस्ट। तो उन्होंने सपोर्ट किया, जौहर स्क्वायर लेकर आए, वहाँ हमारे अपने मेरे कज़न डॉक्टर सफदर सरकी साहब जो इस वक़्त अमेरिका में। जी, इस वक़्त अमेरिका में, उस वक़्त वो जीएस सिंध के थे रहनुमा। उनकी सिस्टर थी, शी यूज्ड टू वर्क फॉर पीआईए। उन्होंने कार खैर समझकर हमें अपने घर में रखा फॉर कपल ऑफ मंथ्स। फिर उन्होंने हमें स्टेबल करने के लिए कोशिशें की। फिर मैंने वहाँ लोकल डेली वेज पे 50-60 रुपए दिहाड़ी पर काम किया। उसके बाद एक इश्तिहार आया किसी अखबार में, जंग अखबार में शायद, के होटल सरावान में, ये मैं आप पहली दफ़ा रिवील कर रहा हूँ, नो वन नोज़ अबाउट। एक इश्तिहार है कि हमें वेटर्स की ज़रूरत है, तो मैंने वहाँ अप्लाई किया। जब मैं वहाँ इंटरव्यू देने गया तो खुशकिस्मत मेरी ये थी कि रास्ते से वो आरिफ बलोच साहब हुँ। के बेटे थे, अदनान बलोच, और आरिफ बलोच ये आरिफ मौजूदा बलोच जो आपके, इस वक़्त मौजूदा सीनियर सहाफ़ी हैं। नहीं, आरिफ बलोच सरावन होटल जो सदर में, अच्छा, ठीक है। इनके ओनर थे और ज़रदाई साहब के बहुत अच्छे दोस्त थे। तो उनके बेटे ने देख लिया, ऐसे गपशप हुई, उन्होंने कहा, "क्यों आए?" मैंने कहा, "वेटर के लिए इंटरव्यू देने।" बोले, "वेटर नहीं बनना, मैं यहाँ का ओनर हूँ।" गुड लक मेरा कहाँ से शुरू हुआ। उन्होंने कहा, "आप अकाउंट्स में काम करेंगे।" नाइस। तो उन्होंने अकाउंट्स में रखा, फिर 1 महीने के अंदर मुझे एक बाइक दे दी, वो एमबी 100 बाइक थी। हाँ, हाँ, हाँ। फिर वो H100 MB-100 ₹130 मुझे डेली अकाउंट से वो दिलवाते थे कि भाई इसको पेट्रोल के दे। फिर मैं पेट्रोल की जगह क्या करता था, बाइक खड़ी करके बस पे आता था ₹10 भर के, गुलिस्तान कोच मुझे याद है। तो वो 110 एक ₹100 की डेली बचत होती थी। इस तरह ये जर्नी शुरू हुई। जब वो मैं बाइक चलाता था कुछ, तो मुझे पुलिस वाले ट्रैफिक वाले रोकते थे, कहीं 50 लेते थे, कहीं 100 उन दिनों में। तो हमारे जैकबाबाद के एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट थे, इमदाद ओढो साहब। हुँ, हुँ, हुँ। वो अवामी आवाज़ के एडिटर थे, रोज़नामा जो सिंधी अवामी आवाज़ है। डॉक्टर जब्बार खट्टक साहब थे, खट्टक साहब। वहाँ जोनू साहब थे और एक जमाली साहब थे, 4 ओनर्स थे। फिर मैं इमदाद ओढो साहब के पास गया ऑफ़िस में, ये नामको सेंटर था न्यू चाली में। सिटी कोर्ट का सिग्नल है, इसके साथ बिल्कुल, एक बिल्कुल, बिल्डिंग बिल्कुल, थी। बिल्कुल। तो मैंने कहा, मुझे विज़िटिंग कार्ड दें, मुझे पुलिस वाले तंग करते हैं। तो उन्होंने कहा, विज़िटिंग कार्ड क्यों दें? प्रेस तुम कार्ड ले हमारे लें। पास काम कर रहे हैं। मैंने कहा, मुझे नहीं है साफ़त। बोले, नहीं, स्पार्किंग है तुम में। तुम मेरे जैकबाबाद के हो, दिलेर बंदे हो और तुम्हें कुछ नहीं करना। जहाँ भी तुम रहते हो जौहर में, वहाँ नो हाउ देखो क्या हो रहा है, क्या नहीं, एक आध खबर हमें दे दिया करो आके, तो हम छाप लेंगे। तो वहाँ पर मेरी सपोर्टिव टीम थी, क्योंकि मेरी जब नई-नई एंट्री थी, मैं यूसी यूनियन काउंसिल पहलवान कोट गुलिस्तान जौहर का रिपोर्टर बना पहले। हाँ, सबसे पहले मैं अवामियात के लिए वहाँ काम कर रहा था और मेरे साथ टाउन पर जो रिपोर्टर थे, वो हमारे यार थे फरदंद किरियो साहब। कीजिए सर। यानी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया लोकली। फिर हमारे एक दोस्त थे ज़ाहिद कायम खानी, वो अब एआरवाई नौशेर और फेरोज़ के हैं, वो भी यहाँ थे। तो हम ये सारे जो बैचलर्स थे, एक अलग हमारा माइंडसेट था, लाइक माइंडेड दोस्त थे, शरंगेज़ी हो, हरकत करनी हो, कुछ इख्तियाल अंगेज़ी हो। ड्रामा करना हो, कोई टाइम पास करना हो, यानी मिल के रिश्वत लेनी हो, यानी सब हम किराए में पार्टनर थे। तो इस तरह उस सहाफ़त में शुरुआती आयाम में हमें मज़ा आया। इसकी ऐसी लत लगी, 2-4 मैंने ऐसी खबरें ब्रेक की, अपना कीन इन्वॉल्व करके, तो इट वेंट वायरल। उस वक़्त यानी सोशल मीडिया ना भी था। हुँ, हुँ, मुझे हुँ। याद है कि मेरी एक खबर जो तालिबान के हवाले से थी, अल-कायदा के हवाले से, उस वक़्त टीटीपी नहीं थी। एक एयरपोर्ट के करीब कोई कार्रवाई थी, मैंने वो खबर छापी थी, अवामियात ने लीड खबर छापी थी वो। फिर वो जंग ने लिफ्ट की थी। तो सही उसके है। बाद एक टर्निंग पॉइंट था मेरी सहाफ़त का कि नहीं यार, ये जो लड़का है, करंट है। जिसको आप कह रहे हैं कि
कम खूबसूरत था उस वक़्त, फिज़िकली फ़िटनेस ऐसी थी, गाल चिपके हुए थे। नईफ़ नज़ार था, हाँ, दुबला-पतला बस सा, यही था वो जैसे चाँद नवाब की तरह गुर्बत बिल्कुल। का वो यानी वो गरीबों का मुश्ताक की जो था। तो उन दिनों में मैं ये था कि सबने मुझे कहा कि ये बंदा काम कर सकता है। फिर मेरी पीआर एस्टेब्लिश हुई पुलिस के साथ, क्राइम रिपोर्टिंग मैंने शुरू की और उन्होंने मुझे बुला के कराची का ही क्राइम रिपोर्टर अपॉइंट किया अपने पास। तो 5,000 सैलरी से मैंने स्टार्ट लिया और मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपके इस प्लेटफ़ॉर्म से। उस वक़्त हमारे थे डॉक्टर जब्बार खटक हुँ, साहब, हुँ। अमदाद अडू साहब, मरहूम डॉक्टर जोनू साहब और अहमद जमाली साहब, ये ओनर्स में से थे। अब डेस्क पे थे ज़हीर मीरानी साहब एडिटर थे, अब्दुल्ला सिरोही हमारे भाई ईसा अंसारी कामरेड ये डेस्क पे सब एडिटर होते थे। बड़ा डाई हार्ड ये मुझे बड़े प्यार भी करते थे, सपोर्ट भी करते थे। और कासिम राजपूत साहब उस वक़्त ब्यूरो चीफ थे, तो उन्होंने भी ज़बरदस्त मुझे सपोर्ट किया और यही जो जर्नी थी, मुझे इतना इन्होंने इन ऑर्डर रखा लाइफ़ में, ऑर्गनाइज़ रखा और समझाया, ग्रूम किया मुझे। तो इसमें फिर मज़ा आ गया। मैंने कई बरस इसमें सर्व किया एज़ क्राइम रिपोर्टर। फिर थोड़ी देर के लिए मैंने उम्मत में प्रोबेशनरी पीरियड किया एज़ अ क्राइम रिपोर्टर। फिर वहाँ से मैं कौमी अखबार का एक अखबार था रोज़नामा रियासत, वहाँ पर मैंने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की ज़्यादा। उसके बाद जब सिंधी चैनल्स आए, तो मुझे सिंध टीवी न्यूज़ में बुला के रखा गया। मैं आदिल आपको एक बताऊँ कि आई नेवर एवर सबमिटेड माय सीवी एनीवेयर इन द लाइफ। नाइस, माशाल्लाह। किसी इदारे में मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ। मैंने एक्सप्रेस में क्राइम रिपोर्टिंग की है, मैंने दुनिया टीवी में क्राइम रिपोर्टिंग की है, मैंने बोल्ड टीवी में क्राइम रिपोर्टिंग की है। तमाम ब जितने बड़े इदारे, मैंने कभी सीवी नहीं दी। हाँ, एक रिक्वायरमेंट होती है बाद में जॉइनिंग के बाद एक फ़ॉर्मेलिटी है, वो एचआर को फ़ाइल का देना पेड भरना पड़ता है। है। हाँ, वो मेडिकल कवर होता है ये होती है चीज़ें तो उनके लिए मैंने दी हैं। बाकी मैंने अटेम्प्ट नहीं किया कि मुझे नौकरी दी जाए। अब जिस चैनल में हूँ केटीएन एक लीडिंग न्यूज़ चैनल है और काविश ग्रुप बहुत बड़ा ट्रेंड सेटर है। सिंधी सहाफ़त का तो बहुत बड़ा पिलर इसमें है। भी हमारी जब बातचीत हुई, तो अब जब मैं बैठा हूँ तो अब तक मैंने सीवी वगैरह नहीं दी। अभी जो कोडल रिक्वायरमेंट होती है इदारों की, वो भी मैंने डॉक्यूमेंट नहीं दिए। ज़ाहिर है, जब आप काम करते हैं और बीच में मेरी जर्नी पॉज़ हो गई, यानी जो सहाफ़ती मेरा सफ़र था वो रुक गया। क्योंकि एक इरशाद रांझानी का मर्डर होता है 2019 में और उस पे मुश्ताक सर की दुनिया न्यूज़ में काम करता है और वहाँ से वो ऐलान करता है कि यार ये बेईमाना कत्ल हुआ है। अ, कुछ भी इसकी वजूहात हों लेकिन मैं जानता हूँ जिस रीज़न पे या बेस बना के इसको मर्डर किया गया है ये नहीं है। असल असल तो मकसद वो नहीं जी, है। मैंने फ़ेसबुक पे एक सिंगल पोस्ट रखी थी कि भाई इस बेईमाना कत्ल के खिलाफ इस विक्टिम की फैमिली के साथ मैं खड़ा रहूँगा और मैं अब्साम अफ़वाम के साथ कारसाज की फुटपाथ पे प्ले कार्ड लेके एहतजाज रिकॉर्ड करूँगा। अब मुझे नहीं पता था उसकी तिहाई कि तकरीर वो मेरा करूँगा। तारुफ़ एज़ अ जर्नलिस्ट था और पोस्ट ये धरना कारसाज का जो धरना दिया उसके बाद मुश्ताक सर के समाज सेवक या जिसको आम समाजी सिंधी कारकुन। सिंधी लोग एज़ अ लीडर ट्रीट करते आ रहे हैं। तो मैं तो ये डिस्क्लेमर देता हूँ बार-बार, टाइम टू टाइम कि भई ना मेरी कोई पार्टी है, ना मैं सदर हूँ, ना मैं चेयरमैन हूँ, ना मेरे पास कोई डोमेन है। मैंने एक रांझानी का मामला उठाया, उस पे देखें आप हज़ारों लोग इकट्ठे हो गए एक सिंगल कॉल पर। जितनी पॉलिटिकल एलीट थी हमारी कौम परस्तों की, वो सब आपको वहाँ मिले। जितनी क़यादत थी आपकी पार्लियामानी सियासत की, तमाम तंज़ीमों की, तमाम पॉलिटिकल जो एलीट कोर है, उनके तमाम लोग आपको वहाँ मिले। अब मैं किस-किस के नाम लूँ? फिर आपके सीएम ने मुझसे बराह रास्त राब्ता किया, नासिर शाह साहब, सईद गनी साहब धरना ख़त्म करवाने के लिए आए। वही रहीम शाह जो कातिल था पहले उसने एफआईआर कराई थी मकतूल पर, इरशाद रांझानी पर। फिर हमने वो धरने में अचीवमेंट्स ली। अब उस कामयाब धरने के बाद और कातिल की गिरफ्तारी के बाद लोगों की एक्सपेक्टेशंस जुड़ गईं, एक इंडिविजुअल के साथ, यानी मुश्ताक सर के साथ एक उम्मीदें जुड़ गई कि यार ये बंदा है कि अगर ये कराची में कोई भी इश्यू टेक अप करे या उस पे बात करे तो ये रिज़ॉल्व हो सकता है और विन-विन पोज़ीशन में हो सकता है। अब बाज़ औक़ात मेरे ऊपर लसानियत के भी इल्ज़ामात होते हैं, मेरे ऊपर सिंध परस्ती के भी इल्ज़ामात लगते हैं, मेरे ऊपर सिंधियत के भी इल्ज़ामात लगते हैं। मैं नहीं, उन इल्ज़ामात तो बहुत सारे हैं आपको, हाँ, पत्ताखोरी वो के उस नहीं पे है। आते हैं आते हैं, हर चीज़ पे आते हैं। मुझे पता है आपने बड़ी वो ज़बरदस्त तरीके से तैयारी की हुई है और मैं भी ज़हनी तौर पर तैयार होके आया हूँ। तो मैं सबको उर्दू स्पीकिंग दोस्तों को, पश्तून दोस्तों को, पंजाबी, बलोचों को, तमाम दोस्तों को बोलता हूँ, भई मैं सिंधी हूँ और मेरा नेचुरल फ्लेक्सिबिलिटी टुवर्ड्स सिंधी नेचुरल है। यानी मैं आपकी तरफ टिल्ट होऊँगा। इसलिए क्योंकि मेरे पास एग्रीव्ड जो पर्सन आते हैं वो सब सिंधी हैं। इस मैसेज आप देखें फ़ोन में बैठे 100 मैसेजेस में
95% सिंधियों के होंगे, कोई ना कोई मसाइल, किसी का नौकरी का मसला है, कोई पुलिस तंग करती है, किसी की और नाजायज़ी है, हाँ, सेठों की ब्लड नाजायज़ी है, चाहिए बहुत किसी, कुछ अब है। मैं आ रहा था किसी को ब्लड चाहिए, उनकी वाइफ कैंसर में मुब्तला है, डाव में। तो इस तरह हम ये वेलफेयर और चैरिटी के काम करते हैं जो पोस्ट नहीं करते। अब ज़ाहिर है लोग मुझसे ये तो करते भाई, यहाँ एक कराची की एक और बात है आदिल, कि यहाँ पर एक बड़ा वैक्यूम है लीडरशिप का। बिल्कुल आपकी है। किसी भी नेशनलिस्ट पार्टी की कोई या हेडक्वार्टर कोई नहीं मिलेगा आपको। यानी डॉक्टर कादिर मक्सी की बात की जाए कासमाबाद में आपको मिलेंगे। अयाल लतीफ़ अली जो की बात की जाए सिटीज़न कॉलोनी हैदराबाद में मिलेंगे आपको। सुनान कुरैशी की बात की जाए, घर तो उनका गुलशन हदीद में, लेकिन मरकज़ उनका आज भी हैदराबाद में। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह रियाज़ चांडियो साहब की बात की जाए तो रहते सच्चल गोड में, लेकिन नो वन नोज़ कि उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, दफ्तर कहाँ है। इसी तरह ख़ास तौर पे बशीर खान साहब की ठीक है, वफ़ात के बाद हाँ, तो बहुत ही और ये जो पीपुल्स पार्टी है, पीपुल्स पार्टी का ये दिलचस्पी का महवर ही नहीं कि वो यहाँ सिंधी लोगों की मदद करे, क्योंकि वो चारों सूबों की ज़ंजीर का उनका मैनिफेस्टो है, तमाम लोगों को, वो तमाम अभी भी है इकाइयों को मैनिफेस्टो? भी, तमाम लोगों को वो साथ लेके चलना चाहते हैं। यानी वो ये छाप नहीं लगाना चाहते अपने ऊपर कि भाई नहीं, हम सिंध परस्त हैं, सिंधियों के साथ खड़े हैं, तो ये एक पॉलिटिकल गेन के लिए बंदा डिस्टेंस रहता है। तो जब एक आम सा बंदा, एक जर्नलिस्ट आएगा, बात करेगा और वो वायरल हो जाएगा और उसको अल्लाह पाक इतनी कामयाबी अता करेगा, तो फिर तो वो लीडर बन जाएगा। अब यही है कि 2019 से टिल डेट आज तक मैं उन अफेयर से नहीं निकल पा रहा। चाहता हूँ मैं कि यार मैं अभी नहीं आऊँगा किसी धरने में, मैं किसी को लीड नहीं करूँगा, मैं कोई इश्यू टेक अप नहीं करूँगा। मैंने बड़े ख़मियाज़े भुगते हैं, एक ह्यूज प्राइस मैंने पे किया है। मैं इस वक़्त आपके सामने बैठा हूँ, मैं 44 मुकदमों को फेस कर चुका हूँ, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी के भी। 41 मैंने खुद इन पर्सन केसेस चला के एक्यूटल लिया हुआ है। 3 रह गए, आप दुआ करेंगे वो भी ख़त्म हो जाएँगे। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको बरी करेगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो इस तरह तो ये कोई आसान काम नहीं है, लोगों की मदद करना, किसी के मसाइल के हल के लिए कोशा रहना, जहद मुसलसल में रहना, तो इसके लिए बड़े लोग आपसे नाराज़ होते हैं। तो बड़े देखें क्वार्टर्स आपसे नाराज़ होते देखिए हैं। मुश्ताक साहब देखिए, ये तो अब अज़ली-सी बात है ना, अगर आप खैर के लिए कोशिश करेंगे, फलाह के लिए लोगों की मदद के लिए काम करेंगे, तो फिर आपको चैलेंजेस तो आएँगे, तो बिल्कुल अंडरस्टूड सी बात है। क्योंकि आज़माइश तो आती है अच्छाई के रास्ते पे, वो तो बुराई के रास्ते पे आएगी नहीं। डेफ़िनिटली आप एक सामाजिक हैसियत रखते हैं, समाजी वर्क की तरह आप लोगों के काम भी आए हैं। 2019 के बाद आप काफ़ी इस वाक़ये के बाद काफ़ी मुतहर्रिक रहे। उसके बाद आपने एक टीम भी तश्कील दी और आपने काफ़ी ताजिर बरादरी को भी जो है वो मैं टफ़ टाइम जिसे मैं कहूँगा वो दिया। क्योंकि ज़ाहिर है बेसिकली आपने खुद ही अपनी बातों में कह दिया कि आपने सिंधियत को भी फ़रोग़ दिया और आपने सिंधियों को एक प्रोटेक्शन भी फ़राहम किया। टीम मुश्ताक सर की क़याम भी हमने देखा और आपकी उसके बाद काफ़ी शदीद फ़ालियत भी देखी, बहरिया टाउन पे भी आपको एक्टिव देखा। इस वक़्त अगर आप देखें सिंध सूबा सिंध दोबारा एक बार फिर हिजाने की ज़िक्र मतलब वो रूह अख्तियार कर चुका है। पीपल्स पार्टी का तज़किरा आप खुद कर चुके हैं कि चारों सूबों की ज़ंजीर बेनज़ीर, लेकिन बेनज़ीर के बाद पीपल्स पार्टी के जो हालात हैं वो सबके सामने हैं, मेरे भी आपके भी सामने। आप मुझसे बड़ी जगहों पे कनेक्टेड हैं, मैं तो अभी तुफ़्ल मकतब हूँ आपके सामने सहाफ़त के मैदान में। और आपके जो रवाबित होंगे, जो ज़राए होंगे, आपको तो बहुत अच्छे से मालूम होगा। इस वक़्त सूबा सिंध में जो हिजान खेज़ी जारी है, इसका आगाज़ कहाँ से हुआ? अभी हम कहाँ खड़े हैं? अंजाम क्या होगा? देखिए 13-14 साल से आपकी एक ही रूलिंग एलीट है, यानी सिंगल जो 16-17 साल हो पार्टी गए। है 16-17 साल से पीपल्स पार्टी है। अब वो जो 16-17 साल की रूलिंग जर्नी है उनकी, जो हुक्मरानी वो करते आए, ज़ाहिर है इसमें सिंध नाराज़ ही है। गवर्नेंस की बात की जाए, बैड गवर्नेंस है, अमन-अमान आपके सामने, हुँ। बेरोज़गारी का आलम आपके सामने, इन्फ्लेशन आपके सामने, अकरबा परवरी आपके सामने, इम्तियाज़ी सलूक जो किए जाते हैं वो आपके सामने और लाइकिंग डिसलाइकिंग आपके सामने। मेरिट का आपके कत्ल है। यानी हर बुराई की जड़ हुक्मरान जमाए थे। अब वो पीपल्स पार्टी रहे या कोई 13 साल, 15 साल और कोई रूल करता रहे। देखिए, जो भी इक़्तिदार में होता है, वो किसी सबको खुश नहीं रख सकता, लेकिन एक हैंडलिंग भी होती है। हुँ, आप मैं तो ये कहता हूँ किसी को रिलीफ़ ना दे सकें, आप नौकरी ना दें, लेकिन एग्रीड को सुने तो सही बुला के। हुँ। आप जब वोट लेने जाते हैं, आप उनके बॉडी लैंग्वेज देखें, झुक के मिलते हैं, गले लगाते हैं, यानी आम लोगों को देहातों बाइकों में पे घूमते जाके हैं। 10-10 साल पुरानी कंडोलेंसेस करते हैं। उसके बाद एक बिरयानी का चम्मच खा लेते हैं, उनके साथ वो वायरल हो जाते हैं। वो हमारी एक मासूम कौम है, क्योंकि मैंने तो पल्स पे स्टडी कर ली है। जो कौम मुझे लीडर तस्लीम कर चुकी है, यानी मुझे एज़ अ लीडर ट्रीट करती है, उनसे ज़्यादा मासूम कौन हो? मैं खुद को मैं बोलता हूँ कि मैं लीडर नहीं हूँ, लेकिन दे रिस्पेक्ट मी मच। तो तो इससे वो भी तो हो ज़्यादा सकता है कि वो आपको नेक्स्ट डाउन टू अर्थ लेवल क्या समझते हो हो कि सर, सर नेक्स्ट लेवल क्या हो मासूमियत की, सर कि ये भी तो हो सकता है जो ना कि वो उनके लिए समझते थोड़ा हों कुछ कर रहे हो। मैं थोड़ी पार्शियल पार्ट की बात करूँ, मैं जुज़वी तौर पर थोड़ा-सा मुत्तरक रहा हूँ।
मैं कोई बिलावल भुट्टो तो नहीं हूँ, सर अवाम को मैं रिलीफ तो मिला ना, ज़रदारी भी नहीं रिलीफ हूँ। तो मिला ना। रिलीफ मिला, यानी मैं बता रहा हूँ कि वो इतने ज़बरदस्त सिंधी कौम है, ज़बरदस्त सच्चाई के साथ आपके साथ खड़ी रहती है। कमिटमेंट के साथ आपको सपोर्ट, यानी मैं क्या हूँ? अगर मेरे धरने कामयाब गए, तो दे स्टूड बिहाइंड मी, तो वो मेरे साथ रहे। अब आप देखें कि कुछ भी हो, पीपल्स पार्टी वोट ले लेती है। वडेरा जाता है, सरदार जाता है, मुकदम जाता है, रईस जाता है, बैठ जाता है। हमारे जो अपनी सो कॉल्ड हम मैं इसको कहता हूँ नाम नेहाद रिवायात जो है, कि भई तॾहिं ते हली आयो आहे, हाँ, हली बसि आयो हाणे जीअं चए वॾो आहे बाबू आहे असांजो, गिला शिकवा ख़तमु। तॾहिं ते वोट थोड़ी ॾींदा। असांखे इन्ही मुरवत, इन न्याज़ निवड़त वॾी तबाही ॾिनी आहे। हाणे चेंजिंग आहे। अब चेंजिंग ये है कि सोशल मीडिया का दौर है, और ये जो यूथ है आपकी हाँ, ये बिल्कुल डिफरेंट 23 है। से 27 साल के दरमियान, ये एग्रेसिव ब्लड है आपका। बहुत। ये मैनेज नहीं होता। आपने रिसेंट बात की कि जो सिंध में सूरत हाल है, आप क्या समझते हैं जो मोरों का वाक़या हुआ है, हुँ। क्या इसमें ये 40-50 जो पाबंदी कलअदम जमात जो जिसका नाम शर्जील ने भी लिया, हमें तो नाम लेने से भी इंतहाई मना किया हुआ है। मना किया हुआ है कि हम बात भी नहीं कर सकते। खुद वो जो कुछ करें, खुद तो हेडलाइन चलवा दी उसकी, ठीक है, जो बाहर बैठा है। अब बताएँ कि वो 40-50 जब लड़के उस कलअदम जमात के हैं, तो उनके साथ पूरी सिंध खड़ी हो गई। कैसे यानी खड़ी उनका हो गई काम हो जनाब? गया। मेरे पे मैं तो शागिर्द हूँ आपका, मेरे बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसके ऊपर। नहीं, देखें जो 2 मर्डर हुए हैं, हाँ। मैं ज़ाहिद लेगारी, इरफान लेगारी की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं उनका तो इसकी उनका तफ़सील आपसे सुन जानना चाहता हूँ सुन कि मैं बता रहा हूँ। उनका मर्डर होता है, प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस फायरिंग होती है। हुँ। अब पुलिस शर्जील मेमन साहब कहते हैं कि उनका जो बयानिया है कि भई हमने नहीं की, अपने अफराद की फायरिंग से वो जाँ बहक हुए। फिर जो लवाहिकीन कहते हैं, या जो पूरे सिंध के नेशनलिस्ट जितने भी हैं कॉम्पस रहनुमा, वो कहते हैं पुलिस ने फायरिंग करके ऑन द बिहेस्ट ऑफ होम मिनिस्टर सिंध ज़ियाउल अंजार के इमा पर ये फायरिंग हुई, और उसमें ज़ाहिद लेगारी पहले शहीद हुआ। शहीद हुआ। उसके बाद जो ज़ख्मी था इरफान लेगारी, लेटर ऑन वो भी शहीद हो गया। अब ये कॉन्फ्लिक्ट है, और एवरीवन नोज़ के सिचुएशन क्या है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने न्यूट्रलाइज़ करना था। 40-50 बकौल आपके भई बैंड ऑर्गेनाइज़ेशन के लोग थे। आपको ये अथॉरिटी किसके पास है? हुकूमत वक़्त के एमिकेबली पास। भी रिज़ॉल्व कर सकते थे आप, नेगोशिएट भी कर सकते थे। अगर फ़ोर्स यूज़ करनी थी आपने, तो न्यूट्रलाइज़ करते चीज़ों को, अलग करते। एंटायरली आप नहीं कर सकते इसको। क्या हुआ कि मैंने ला माला आदिल ने खड़ा होना है मज़लूम के साथ। हमने वो कंडीशंस नहीं देखनी, हमने वो सिचुएशन नहीं देखनी कि भाई किन हालात में सब कुछ हुआ है। हमने देखना है कि उसकी जान चली गई। बिल्कुल ऐसे ही। सारी चीज़ें आप छोड़ें, हम खड़े हो जाएँगे। विक्टिम के साथ खड़े हो मैं भी जाएँगे। बोला, आप भी बोले, सब बोले। इट सभी बोल वेंट रहे हैं। वायरल एंड ट्रेंडिंग में। तो ये जो इक़्तिदार में बैठे लोग हैं, उनको सोचना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें दुनिया भर में होती हैं। सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स जितनी हैं, वो चलती हैं। एक उनका एक अपना मैकेनिज़्म होता है हुकूमतों का, कि किस तरह ट्रीट करते हैं। आप देखें, इस दफ़ा दुनिया भर में फ़लस्तीन के हक़ में बड़े एजिटेशन क्रिएट हो चुके हैं। बिल्कुल, बहुत बड़े। एग्रेसिवली बड़े एहतजाज हो रहे हैं, लेकिन क्या वहाँ पर इस तरह के मामले हो रहे हैं? हुँ। अमेरिका चाहता है कि इज़राइल के लेकिन खिलाफ वहाँ कोई पे यहाँ किसी के घर निकले। भी तो नहीं जला रहे ना प्रोटेस्टर्स। इससे बड़े नुकसान होते हैं सर, दुनिया में। मैं आपको अपने तजुर्बे की रोशनी में बता रहा हूँ, मैं अमेरिका भी जाता हूँ, मैं यूके भी जाता हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल। दीगर ममालिक में उनके वीज़ों पर जाता हूँ, उनके पैसों पर, उनके स्पॉन्सर पे जाता हूँ। तो आई हैड क्लोज़ली ऑब्ज़र्व्ड द थिंग्स। तो मुझे पता है, इससे बड़े नुकसानात होते हैं। लेकिन एक घर का जलना, तो मेरे ख़्याल में जलना या जलने दिया जाना। किसी भी सूरत, यानी उसके भी एक तरीक़ेकार हैं, उसके भी फेलियर्स को हमने देखना होगा, अब फेलियर्स कहाँ पर हैं। अब मुझे पता है जो कमेटी तश्कील दी गई मेरे भाई, हुँ। पुलिस के ऑफ़िसर्स उसमें हैं। हुँ। अब मुझे पता है कि क्या मेरिट होगा, सवालिया निशान है। क्योंकि एक तो कोई सीनियर मिनिस्टर भी सिटिंग नहीं है। होम मिनिस्टर है, उसके मातहत वो पुलिस वाले हैं। अब मुझे पता है कौन उनके खिलाफ जाएगा। अदालती इस पे कमीशन जोड़ा जाता, या कोई रिटायर्ड जस्टिस की सरबराही में जुडिशल जो कमीशन बनाते। ज़बरदस्त बंदा हो, किसी का इन्फ्लुएंस ना ले। मेरिट पर इसकी तहकीकात की जाती है, अगर करना चाहते हैं। अगर नहीं करना चाहते, फाइलों का पेट भरना चाहते, तो फिर तो सही है, चलता रहेगा। लेकिन ये जो यूथ है, ये यूथ बड़ी एग्रेसिवली बिहेव करने जा रही है, और हर चीज़ में। आप देखें, पहले आपको कराची के 3 तलार पे प्रोटेस्ट नज़र नहीं आते थे। नहीं, अब उनको रास्ता पता चल गया, हम वहाँ पहुँच अब जाते। तो होता ही वहीं पे। देखिए, अर्बन एरियाज़ हैं, और ये मेट्रोपॉलिटन शहर है हमारा, कॉस्मोपॉलिटन शहर है हमारा। उसमें ये इस तरह की यूथ का ऑर्गेनाइज़ तरीके से आना बाहर,
ये हुकूमत वक़्त को सोचना चाहिए, ये मुस्तकबिल में इंतहाई संजीदा मामला होगा। और क्यों आते हम? हमारे ऊपर मुकदमे क्यों होते? मेरी ज़ात का तो इश्यू नहीं है, मेरे बच्चे हैं, अफ़साम, अफ़ाम, परिश है, दे आर एन्जॉयिंग देयर लाइफ़। मेरी तो ज़िंदगी ब्लेस्ड है। मैं आता हूँ आपके लिए, मैं आता हूँ इस कैमरामैन के लिए, मैं आता हूँ किसी लेबर के लिए, मैं आता हूँ किसी पुलिस के सताए बंदे के लिए आता हूँ। मेरी ज़ात का तो इश्यू नहीं होता। प्रिया कुमारी के लिए मैं अगर गया तो प्रिया कुमारी तो मेरी नहीं है। इरशाद रंजनी मेरा कज़न नहीं था। आरिफ मरी मेरा कोई दोस्त नहीं था। बाबर मीर अली जो मर्डर हुआ सोहराबगढ़ में मेरा कोई जानने वाला नहीं था। आई नेवर मेट एनी सिंगल बडी कि जिनके लिए मैं उठता हूँ। जाली डोमिसाइल मेरी ज़ात का इश्यू नहीं। मेरे 5 भाई, पाँचों के पाँचों वो बेरोज़गार हैं। किसी को सरकारी नौकरी नहीं है। तो बहुत मेरा बढ़िया। क्या ताल्लुक किसी से? यानी जो पब्लिक इंटरेस्ट आपके मामले होते हैं, उसमें किसी बंदे को निकलना होता है। सिंध काज़ का मतलब ये नहीं कि हम कोई अलहदगी पसंद है बिल्कुल भी या नहीं। हर सिंधी के ऊपर ये टैग लगाना कि या तो ये पीपल्स पार्टी का होगा, करप्ट होगा, या फिर या कॉम्प्रेस्ट तो है, जीए सिंध का होगा। कॉम्प्रेस्ट है। अरे भाई 6 करोड़ सिंधी हैं, आपने ऐसे दीवार से नहीं लगाना। केनालों पे आपने मिसमैनेज किया, आपने देखा रिज़ल्ट क्या आया। अब मोरों का जो इश्यू चल रहा है, आपने इसको मिसहैंडल किया है, आप देखें इसके नताइज क्या आ रहे हैं। आपने जियो पे, आपने एआरवाई पे, आपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे हेडलाइन चला दी उनकी। तो वो उनको तक़्क़ुत मिल गई उनके नैरेटिव को। अब वो उसको कैश कर रहे हैं। तो आपने सोचना है कि आपने बिहाइंड द वॉल इनको कैसे एंगेज करना है चीज़ों को। लेकिन मुश्ताक साहब एक बहुत सीरियस सवाल है, ये तो ऐसी कोई इसका कोई पस मंज़र नहीं है, सिर्फ़ एक सिंधी जो एक यूथ है, जो आप कह रहे हैं कि 23 से 27 साल के जो नौजवान हैं, उनके लिए कि आप देखें, मैंने खुद अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे मैंने लिखा था कि सिंधी ज़रूर थियो, पर इस्तेमाल न थियो। हुँ, मैंने खुद लिखा था, जब ये वाक़या हुआ। एजिटेशन शुरू होती है, जब आप एक देखें, एक पुरअमन तहरीक चली, वकला बिरादरी, सिविल सोसाइटी, एक्स-वाई-ज़ेड, मैं, आप, हम सब ने अपनी-अपनी कैपेसिटी में, क्योंकि देखिए सिंध के पानी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो है नहीं, और सिंध का पानी, कराची की जो मुआशी ज़िंदगी है, वो पूरे पाकिस्तान का सर्वाइवल है, सिर्फ़ किसी एक शहर या सूबे की बात तो है नहीं। एक तहरीक आपने चलाई जिसमें एहतजाज होता है पुरअमन, कोई ऐसा आंसर उसमें पेश नहीं आया जिसके ऊपर कोई हुकूमत वक़्त को कोई रिट कायम करने, ताकत आज़माने या किसी भी तरह से चैलेंज करने का कोई जवाज़ फ़राहम हो। अचानक से आउट ऑफ नोवेयर कहीं से जो 40-50 लोग आप कह रहे हैं और किसी कलअदम जमात के पैरोकार कह रहे हैं और उनको आपका कौमी सियासी कारकुन का खिताब दे रहे हैं, तो अव्वल तो सवाल यहाँ उठता है, वो कौमी सियासी कारकुन कौन-सी हुकूमत वक़्त उसको बैन कर दिया, सरबराह मुल्क से बाहर बैठा हुआ है। एक पुरअमन तहरीक चलती रही, आपको कोई ऐसा अंदेशा, खदशा था नहीं उनसे कि आप नुकसान पहुँचाएँगे। आपने एक सिटिंग होम मिनिस्टर के घर पे दावा बोला, जैसे बोला, या वो प्री प्लान्ड था, प्लांटेड था, जैसे भी था। लेकिन उस तहरीक या उस मोमेंटम का जो एक्शन लिया गया, उसका नुकसान उस एक पुरअमन तहरीक को ज़रूर पहुँचेगा, जो कि वकला चला रहे थे, सिविल सोसाइटी चला रही थी और पाकिस्तान में सुबह सिंध के पानी को बचाने के लिए चलाई जा रही थी। तो ये जो शरपसंद अनासिर थे, क्या ये वाक़ई जो सुबह सिंध से ताल्लुक़ रखने वाली कौम परस्त जमातें हैं, उनके कारकुनान ही थे? या फिर ये वाक़ई कोई प्लांटेड लोग ही देखिए, थे? मैं आपको बताऊँ हमारे जो सिंध के डायनामिक्स हैं, ख़ास तौर पे नेशनलिस्ट जो जितनी भी मूवमेंट्स हैं, उसमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। देखें कारकुन वही हैं, वहाँ भी चलते हैं, यहाँ भी चलते हैं, आपके पास भी आ जाएँगे, वहाँ भी। हुँ, अब मुर्ज़ा जतोई का क्या है? मुर्ज़ा जतोई के पास पूरी टीम वही है, बिल्कुल जो ऐसे ही है, जीए तो सिंध खुद के भी दीगर कौम पर जमा जो कारकुनान हैं, वो जो उस डिस्ट्रिक्ट नौशेरा फिरोज़ में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार रहे हैं एहसास महरूमी का। उनको एक बड़ा पॉलिटिकल लीडर मिल गया यानी मुर्ज़ा जतोई साहब, वो चली गई बड़ा चेहरा मिल गया। खेप उधर चली गई, उन्होंने इलेक्शन वर्क किया। अब ये जो ये लेगारी बेजारानी जो गोठ है, हुँ, माड़ी जलबानी में एक वाक़या होता है। 6-7 लोग वहाँ पर पुलिस एनकाउंटर में मारे जाते हैं। ये डिमांड करते हैं डेड बॉडीज़ रख के, तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। कोई हेड मोरल मुअत्तल नहीं होता, कोई एसएचओ सस्पेंड नहीं होता, कोई इंक्वायरी इनिशिएट नहीं होती, कोई कमिटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं होती। तो आप मुझे बताएँ वहाँ एहसास महरूमी बढ़ेगी या नहीं? बिल्कुल बढ़ेगी। ठीक है, पूरा गाँव का गाँव वो यहाँ से फ़ारिग हो गया कि हमारे साथ इतना ज़ुल्म हो रहा है। अब उन पे उनके ज़ख्मों को मरहम रखना आपका और मेरा काम है। बिल्कुल, शर्जील मेमन साहब का और ज़याल अंजार साहब का काम है। हमने उनको अनअटेंड कर दिया, छोड़ दिया। अब वो जो स्लीपर सेल्स हैं आपके, आप जिनको कलअदम कह रहे हैं, वो बाहर बैठे। हुँ, यानी उनकी मोटिवेशन इतनी तो ज़बरदस्त स्किल्ड है ना, कि वहाँ से बैठ के उनको अपना गर्विदा बना दिया उन्होंने। यूज़ किया, एंगेज किया हम हुआ है। कह रहे हैं यूज़ किया, रिटेलिएशन पे लेकर गए। ये वो वो लावा पका हुआ था, जो पहले के वक़ुआत हो चुके हैं रिपोर्ट। पुलिस का बिहेवियर हो, पॉलिटिकल लोकल डिस्ट्रिक्ट इग्नोरेंस हो। लेवल वो उनकी नेग्लिजेंस हो जो भी, वो लावा पका हुआ था, ये एक मौका मिल गया। हुँ, वो निकल आए, अपनी भड़ास निकाल चुके थे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि फिर भी तमाम चीज़ें मैनेजेबल हैं इस वक़्त भी। इस तरह नहीं हो सकता। देखिए आपने टारगेट किया था एक छोटे से देहात को, गाँव को।
वहाँ पर पूरी सिंध आपके खिलाफ खड़ी हो गई। बिल्कुल ऐसे ही। कहीं भी वो लोग थे। आपको बवजह मजबूरन कोई 50 मोबाइलों पर वो डेड बॉडी हैदराबाद से मोरो पहुँचानी पड़ी। यानी ये फ़ियर है ना, फ़ियर फैक्टर है। ठीक है? आप सीनियर मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन के बैठते हैं स्क्रीन पर आकर, बात करते हैं। इरफान लगारी को ऑन नहीं कर रहे थे कोई भी। इरफान लगारी पर बात होती है लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यानी ये स्पाइस थिंग्स हैं। आपने इनको देखना है, इनकी पल्स को देखना है, इनके नर्व्स को देखना है। ये जो कुछ हो रहा है, ये तो वो है कि जो एक्सपोज़ हो चुके हैं। अब मुझे बताएँ वो जो सीक्रेटली कम्युनिकेशन होगी, कितने यूथ से वो राब्ते में होंगे, सबको पता है, एजेंसीज़ को पता है, लोग भी उठते हैं, कॉल ट्रेस भी होती है, शवाहिद भी हैं, टेक्निकल ग्राउंड्स पर जितनी भी अरेस्ट होती है। तो मुझे बताएँ कि इसका मुतबादिल क्या है? इसका मुतबादिल ये है कि आप इन लोगों को एंगेज करें, अपने करीब लाएँ, गुर्बत को बढ़ाएँ, नफ़रत मिटाएँ, उनको भाई आप कुर्बत तबादल ना दें। बढ़ाएँ, देखें उनका जो ज़िंदगी का हाल है वो तब्दील करें। वो तबादल दें आपके ना। पास इक़्तिदार है, आप मेरिट के उसको यकीनी बनाएँ। आप लॉ एंड ऑर्डर को ज़बरदस्त करें। आप ये नौजवान को एंटरटेन करें, एंगेज करें, बिठाएँ, बात करें, मोटिवेशन दें उनको। इस तरफ राग़िब करें। ओनरशिप लें उनकी देखें, आप। आज अगर पंजाब में कोई भी इंतहा पसंद मूवमेंट नहीं चल रही मुल्क के खिलाफ, क्यों नहीं चल रही? क्योंकि वहाँ पर हर बच्चा ज़बरदस्त तालीम से आरास्ता है। वहाँ के हर घर में ये इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स ही नहीं है कि इसको नौकरी नहीं मिलेगी। वो ज़बरदस्त गिरेबान पकड़ता है। वहाँ की पुलिसिंग देखें। वहाँ के सिटिंग जो सीएम है आपकी मरियम नवाज़, किसी एमएन एमपी को ताकत नहीं ज़िले डीपीओ को जाके डंडा दे कोई या उससे वो करे बदमाशी। कितनी वीडियोज़ ये आइडियोज़ वायरल होती हैं। एमपी को एसपी बिठा दे पहले थाने में बिठा दो उसको। अब एक वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक था डायरेक्टर जिसको इफ्तिखार नामी कोई एमपी था किसी भी इलाके का, वो उसको बदमाशी करके बात कराए, तो उसको बुला के सॉरी करवाएगा। मदद करवाई तो उससे। देखो रूल ऑफ लॉ जहाँ पर होगा तो वहाँ आप मुझे बताएँ कि पंजाब में आप ट्रैवल करें, सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपका कम्फर्ट ज़ोन में चला जाता है। बिल्कुल ऐसे आप ही ये है। पंजाब चढ़े का तो हाल ये है। रोड़ी पे चढ़े आप मोटरवे पर, मेरे पास एक रिलैक्स रहेंगे आप। बड़ी बेहतरीन मिसाल है यहाँ पे। बिल्कुल। पंजाब का हाल ये लाहौर इस्लामाबाद में जाता हूँ तो मैं वहाँ पे शाम को वॉक करने निकलूँ, दोनों मोबाइल हाथ में हाँ, लेके, बिल्कुल, तो मुझे ये लगता है कि सुकून, 99% मैं सिक्योर हूँ। बिल्कुल। कराची में निकलूँगा देखिए तो ह मैं 99% लूटूँगा। आप उनके गाँव देखें, देहात देखें, अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़ में जाएँ, ज़बरदस्त तरीके का काम हुआ है। तो उसके बावजूद यानी सिंध इसको क्यों नहीं एंटरटेन करता चीज़ों को? सिंध में इतने धरने होते हैं, रेड ज़ोन में आप छोड़ते नहीं हैं, प्रेस क्लब पे आप वाटर कैनन चलाते हैं, दो तलवार पे आपकी पुलिस आ जाती है। हर धरना कोई भी बातचीत से तो इन्होंने हल नहीं किया, पर्चा दे देते हैं एटीसी का। अब वो जो बंदा पकड़ा जाता है, यानी आप एटीसी में उसको जेल भेज रहे हैं, जेल में वो किससे मिलेगा? नेक्सस से मिलेगा ना। नेटवर्क से कोई मिलेगा, वहाँ जो न मुनासिब मौजूद है मंशात उनसे फरोश मिलेगा। होगा, इंतहा पसंद होगा, तालिबान होगा, टीटीपी का होगा, जसमम का होगा, किसी कॉम्पर्स बैंड ऑर्गेनाइजेशन का बंदा होगा, वो जाके अंदर उनसे रवाबित अपने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। स्कूलिंग करके आएगा वो। जब वो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग उसकी होगी, वो निकल आएगा बाहर, तो वो सुसाइड से रिवेंज करता है। ऐसे ही है। या तो क्रिमिनल बनेगा, या तो एंटी स्टेट बनेगा। यानी आपका दोनों सूरत करेक्शनल में क्रिमिनल सेंटर बनेगा। जो है ना, जेल का जो तासुर है, वो सिर्फ बोलने के हद तक है। बाकी तो मेल-जोल आपकी वही होगा। अब कोई ऐसा होता है कि सुधर के निकलता है, मेरी तरह शरीफ बन के निकलता है। जेल गए आप? ठीक है, जेल में रहा हूँ, अच्छा। 8-10 महीने रहा हूँ। 2019 में मैंने दुनिया टीवी पे, एक्सप्रेस टीवी पे ड्रग माफिया के खिलाफ बड़ा काम किया, बड़े ड्रग डेन मैंने बंद कराए। उस वक़्त के पुलिस चीफ अमीर शेख से मेरा टाकरा हो गया। उसने ज़िद में आके वो डिमोलिश तो कर दिए, खबरें चली दुनिया पे। तो बाद में मुझे कहा कि ये इनसे बैठ के बात करें, पैसे नहीं सब लेते हैं। मैंने कहा मैं नहीं लूँगा पैसे, मुझे और कहीं से भी आते हैं बहुत ज़्यादा, इससे नहीं लूँगा। ये नस्लों का मामला है, हमारी यूथ और जनरेशन का मामला है। आइस क्रिस्टल पे जो किस तरह अभी कॉम्प्रोमाइज़ कर वाक़यात देखे हैं हमारे मंगान वाले? बहुत है। तो ये उस पे मुझे जेल भेज दिया, आपने 13 मुकदमे दे दिए। आपने एक ही पे पीएस शाहरा फैसल पे 2 दिन में मुझे अब बताएँ मैं जेल जाके क्या बनूँगा? और निकल के क्या करूँगा? अब आपने कहा कि टीम मुश्ताज़र की एक्टिवली रोल प्ले करिए सोसाइटी में, बिलख़ुसूस सिंध की दिल कराची में। तो मुझे पता है मेरे साथ हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं, मैं चाहूँ तो एंटी स्टेट नैरेटिव बिल्ड कर सकता हूँ ना। बिल्कुल कर सकते हैं। मैं तो हर धरने में, हर एहतजाज में एंटी स्टेट स्लोगन पे बैन लगाता हूँ। मेरी ट्रेनिंग होती है। मुझे तनकीद का निशाना बनाते हैं यही कॉम्प्रेस रहनुमा और उनके कारकुनान कि भाई ये तो एजेंसी का बंदा है। तो भाई मैं तो फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी, पीस, हुब्बुल वतनी के लिए मैं अपनी ज़ात पे ये तनकीद बर्दाश्त करता हूँ।
ट्रोलिंग बर्दाश्त करता हूँ, लेकिन मैं अपने यूथ को तबाह नहीं दूँगा। आप मुझे बताएँ कि माड़ी जलबानी के वाक़ये के बाद, ये मोरों के वाक़ये के बाद, आर्मी से जो मिसहैप होता है गाड़ियों के साथ आपका ये प्रोटेस्टर्स का, इसका ख़मियाज़ा कौन भुगतेगा? सिंधी यूथ भुगतेगा। नौजवान आपकी भुगतेगा। जो हायरिंग होगी फेडरल इदारों में, वो नहीं हो सकेगी। आपकी वाइटल इंस्टॉलेशंस पर आपकी कितने बड़े ज़बरदस्त आप टॉपर इंजीनियर हैं, एनईडीएनए या कहीं से भी आप करके आए, मेहरान से करके आए। कितने भी स्किल्ड हैं आप हसास तनसीबात में जा आपको ये पाएँगे। नहीं एक्सेस नहीं देंगे। आपको फोर्सेस में एंट्री नहीं मिलेगी। लास्ट नाइट तक तो चलता टैग है, लग गया आपके ठीक? पास में। ये चीज़ें अक्कासी करती हैं आपकी यूथ की और यूथ की नेशन की। भाई कौन-सी ज़ुबान के लोग हैं, ये हैं इस तरह। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं आज इतना, यानी मैं जब भी लाइव आता हूँ तो एक बड़ा वो 8 फुट का पता नहीं 6 फुट का पाकिस्तान का मुल्क का हमारा झंडा रखा होता है। फिर भी मेरी नियतों पे शक है। आज अगर मैं आपके सामने बैठा हूँ तो पुलिस ने ज़ाती दुश्मनी में मुझे 4th शेड्यूल में रखा हुआ है। यानी आज भी मैं डिक्लेयर टेररिस्ट आपके सामने बैठा हूँ। यानी मेरी मूवमेंट्स पर रिस्ट्रिक्शंस है ज़्यादा। मेरा एनआईसी ब्लॉक है। मेरे वेपन के लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं। मैं ट्रैवल कर रहा था लास्ट 5 जुलाई को यूएस बच्चों के साथ डिज़नी जा रहा था। मुझे रोका गया कि नहीं, आपका नाम तो दहशतगर्द वाली लिस्ट में, ICL में। हम आपको नहीं जाने देंगे। आई शॉक्ड टू नो कि किस तरह मुमकिन है यार, मेरे जैसा बंदा, क्योंकि वो जानते हैं कि भाई ये भले झंडा रखे, कुरान शरीफ सर पे रखे, रोज पाकिस्तान जिंदाबाद करे, लेकिन वो आपकी नियतों पे शक नहीं करते, क्योंकि आपने एक तासुर दिया हुआ है चंद अनासिर ने। अब जैसे ये मोरो का वाकया हुआ है आपके बकौल के, भाई बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, कलदम जमायत है, उनका बंदा बाहर बैठा है, लीडर जो भी है, 40 से 50 लोगों ने काम किया है, खुमियाजा करोड़ों सिंधी भुगतेंगे ऐसा इसका। ही है। नहीं तो फिर आप देखें ना कि जिनकी अभी आप बात कर रहे हैं कि जिन्होंने ये तासुब क्रिएट करना है, तो तासुब को क्रिएट किया हुआ था जब भी तो शायद इतनी कहते हैं शिद्दत अंगेज़ी लोगों की सोचों में आई है, फिर लोगों को यूथ को मैं देखिए यूथ अगर आज ये वाली है, तो आज से 20 दहाई पहले 2 दहाई पहले भी तो मेरा ख़्याल है कि यूथ थी ना जिसको मैनिपुलेट किया गया। फिर कुछ लोग राह फ़रार अख्तियार कर गए, मुल्क से बाहर चले गए, लेकिन उन नौजवानों को जो इस वक़्त आपकी उम्र के होंगे, डेढ़ उम्र होंगे, मैं शायद उस वक़्त नौज़ायदा बच्चा होऊँगा, पैदा हुआ होऊँगा, तो उस वक़्त भी यूथ को मैनिपुलेट किया गया, तासुब का एक अंसर दिया गया। इस वक़्त भी आप उसी आग को बढ़ावा देंगे अगर मज़ीद आप अवाम को अपने करीब करने के फ़ासलों को बढ़ाएँगे, अगर आप उनको नौकरियों से फ़ारिग करेंगे या उनके कोटा कम करेंगे, तो ये नफ़रत मज़ीद ही बढ़ेगी। सर हमारी देखें, जो नेशनल पॉलिसी है उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, उसको बिल्कुल। रिविज़िट करने की ज़रूरत है। मैं इस पे कतई आपकी सपोर्ट नहीं करूँगा कि ये जो कुछ हो रहा है इसको हम किसी भी तरह कंडेम करें, नेवर एवर। आप मुझे पता है किसी घोटकी कंडेम उसको मज़म्मत नहीं नहीं करेंगे आप? करूँगा मैं, क्योंकि देखें घोटकी में मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं सारी। हुँ, आप नियर बाय हमारे जो अकॉर्डिंग टू लेबर लॉज़ हैं, यानी मल्टीनेशनल जितनी भी कंपनीज़ हैं, उनकी जो एसओपीज़ और प्रोटोकॉल डिज़ाइन है लॉ में, आप मुझे पता है नियर बाय का कौन-सा मेरिट पे बच्चा आपने ज़बरदस्त रखा हुआ है एचआर में, एडमिन में, आपने लेबर में रखा हुआ है। मेरे पास ये उमरकोट, मिट्टी, सांगड़, छाछरो, ये कितनी आपके पास असेट्स हैं हमारे पास। आप मुझे बताएँ कौन-सा हॉस्पिटल आपने बनाया? अरबों रुपए की चैरिटी आपको देनी है। डेवलपमेंट आपने फंड्स शेयर करने हैं लोकेलिटी के लिए, आप नहीं दे रहे। आप मुझे पता है मेरी किस मल्टीनेशनल आपने बात की कि मेरी टीम एक्टिव है, तो कोरंगी में मैंने ताजरों को टफ टाइम क्यों दिया है? क्योंकि ताजरों ये जो तो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मेरे दोस्त हैं रोटरी क्लब में। देखिए, किसी भी फैक्ट्री में चलें, मुझे कोई जीएम बताएँ कि सिंधी बच्चा हमारा जीएम है। चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई सिंधी लड़का, पीएचडी होल्डर सिंधी लड़का, एमबीए में मास्टर्स, आप मुझे चल के बताएँ कि एक फैक्ट्री में कोई मेरा सिंधी नौजवान मेरिट पर, यार हर बंदा तो नहीं है ना किसी कौम पर जमायत का, हर बंदा तो कलदम जमायत से ताल्लुक नहीं रखता ना। हाँ, मैं लेबर में हूँ, मेरे पास तो ऐसे-ऐसे केसेज़ आते थे, यकीन करें कि मास्टर्स टॉपर लड़के कह रहे हैं सर मुझे 25,000 की वो नौकरी नहीं दे रहे क्योंकि मेरा बिहेवियर एक्सेंट सिंधी है। हुँ, हुँ, मुझे हुँ। बोले नहीं आप क्यों से हट जाए, और मेरी जगह पर दीगर ज़ुबानों को एंटरटेन किया जाता है। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ कि भाई नहीं, पठान को नौकरी ना दें, पंजाबी को ना दें, गिलगिती कश्मीरी को ना दें, सबको दें, जिनका जो राइट है। लेकिन आप प्रायोरिटी देंगे सन ऑफ सॉइल को, हर उसमें। देखिए आज अगर 52 रियासत है अमेरिका की, उसमें जितना भी वो नस्ल-कशी की जा रही है रेड इंडियंस की, जो ओरिजिनल अमेरिकन सन ऑफ सॉइल है, अब चंद उनके खानदान बचे। आपने उनकी पूरी तबाह कर दी नस्लें। वो तो एक इसी नस्लकुश देखें तरीके नस्लकुशी। इसी तरह आप यहाँ पे इस तरह कर रहे हैं काम। आप देखें कि आर्मी की जो बसें रुकती, ये जो मज़दाएँ बड़ी रुकती हैं मोरों में जी, जी। सिट इन के दौरान, तो आर्मी के जवानों का, उस मेजर साहब का या जवानों का बिहेवियर कैसा था? पोलाइट था। इसी तरह आप लोकल मोरो के एसएचओ का बिहेवियर देख रहे थे आप?
बिल्कुल, जिनको बाहर में कुट पड़ी, जब मॉब इकट्ठा होता है ना भाई, तो पता नहीं लगता। तो वो नहीं देखते। देखें, मैं इसलिए कंडेम नहीं करूँगा इसको, ये नेचुरल रिएक्शन होता है। जब मॉब मिसमैनेज होता है और लीडर नहीं होता कोई उनका, खुद ही लीडर बन जाते हैं। आप बताएँ कि जब बेनज़ीर असैसिनेशन हुई, तो सिंध में क्या हुआ था? जज़्बातियत, नहीं हुआ क्या था? इश्तिहाल अंगेज़ी, जलाओ, घेराव, जलाओ, घेराव, तबाहकारी, खरबों रुपए का नुकसान होता। तो मैं लूट-पाट, क्या कहूँ ताजरों की मैं दुकानें क्या लूटी, कहूँ असासे कि जलाए गए। पीपल्स पार्टी कलअदम जमाए थे, नहीं। उसने नुकसान दिया। ये सेंटीमेंट था ना, आपसे मैनेज नहीं हुआ। उसमें भी तो देखें, उसमें भी तो लोग बहुत सी बातें करते हैं ना कि उसके अंदर भी थर्ड पार्टीज़ आ गई कोई थी, नहीं, हम कोई तो थर्ड दुःख पार्टी में नहीं, थे, हम तो रो रहे कोई थे। थर्ड पार्टी नहीं है। पाकिस्तान खप्पे पे तो आपने इक़्तिदार लिया है ना। आज भी अगर ये सिंधु देश के एलिमेंट को जिसने यूज़ किया है, वो ज़रदारी साहब है। आज भी अगर जो अच्छा, इसमें एक मुस्तफ़िज़ ज़बरदस्त सवाल है इसमें, अभी कल का एमक्यूएम का स्टेटमेंट है, फारूक सत्तार साहब ने शायद कल कहा है कि अगर पीपल्स पार्टी के दोस्त गलती कर बैठे हैं, तो माफ़ी माँग लें। एक मीटिंग में वो एक लेटर पहले अली खुर्शीदी जो कि कहते हैं उनके अपोज़िशन लीडर हैं, वो सिंध असेंबली में लेटर ला के दिखा रहे थे, तो कह रहे थे कि आपने मीटिंग में कहा तो है कि जो नहरें हैं, उन पे काम करने की हिदायत आपने जारी कर दी है। तो जब आपने हिदायत जारी कर दी है, तो फिर आप उसके बाद पूरे सिंध में तहरीक भी चलाते हो, एहतजाज भी करते हो, धरने जलसे भी करते हो। तो फिर उसमें, उस कॉल में, इस फ़ेल में तज़ाद जो है, ये क्या असल में है क्या? देखिए बाज़ों का कालाबाग डैम पे भी आपने देखा मुशर्रफ ने डाई हार्ड कोशिश की। सरदार जो हमारे बड़े थे, वो अरबाब रहीम का दौर था, इक़्तिदार में थे। उन्होंने कहा कि सही आप बना लें, अच्छा, मुशर्रफ को आप बना लें, हम सिंध को कन्विंस करेंगे। दे फेल्ड। उनको रिटेलिएशन लेवल का अंदाज़ा ही नहीं था कि सिंध देखें, बाज़ एजेंडाज़ ऐसी हैं सिंध की कि जो आपके मेरे कंट्रोल में नहीं आ सकती। आपने यहाँ दोहरा निज़ाम लागू किया, नाफ़िज़ुल अमल करने की कोशिश की। आपको सिंध ने इतना ज़बरदस्त टफ टाइम दिया कि आपने वो वापस ले लिया। चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव था मुशर्रफ मुल्क का। ऐसे ही। आर्मी भी उसकी, इदारे भी उसके, उस वक़्त हुकूमतें तो भी वो सर उसकी, वन वन मैन था, मैन शो था। वन मैन एमक्यूएम भी था। उनकी थी। होम मिनिस्ट्री भी सिंध की उनके पास थी। यानी इसके अलावा सुपर डिग्री जो इंटेंसिटी है ना ताकत की, ये जो नशा, मुशर्रफ के अलावा किसी के पास रहा ही नहीं, नहीं वो है। तो सर भुट्टी साहब का यानी वाक़या देख लें, भुट्टी सब भुट्टी देखें, वो उतने इक़्तिदार में, पावर में, अथॉरिटी में होने के बावजूद कुछ नहीं कर सका। तो ये जो आप कह रहे हैं कि भाई एनओसी दे दी, ये इन्होंने टेबल पे बैठ के, डाइनिंग टेबल पे खाने पे डिसाइड कर दिया कि भाई ये होना है। लेकिन उनको ये नहीं पता था। उनको ये था कि भाई ये कन्विंस ये किया जा रहा होगा ना उन क्वार्टर्स को कि सही हम इक़्तिदार में, हम करा लेंगे। फिलहाल वो बुरहान चांडो सँभाल लेगा, नादिर मक्सी सँभाल लेगा, सोहराब सर्की सँभाल लेगा, ज़िया लंजार सँभाल लेगा और मोहम्मद बख्श मेहर सँभाल लेगा, इम्तियाज़ शेख सँभाल लेगा, बाबल भयो सँभाल लेगा। यहाँ से सरदार शाह सँभालेगा, ज़ुल्फ़िकार शाह सँभाल लेगा, यहाँ से सादिक मेमन अली ज़रदारी सँभाल लेगा। यानी उनको तो पता ही नहीं था कि ये तो चलो वोट पता नहीं कैसे 45 47 पे तो हम बाद में आएँगे। फॉर्म्स पे। देखें, ये तो उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि ये इस तरह का रिटेलिएशन लेवल होगा। वकला भी हमारे सिंध के बेटे हैं। हुँ। लेकिन मैं बताऊँ कि जो भी एजिटेशन हुआ पूरा, उसमें कुछ जो क्वार्टर्स थे जिसमें मैं बरमला कहता हूँ कि जो सियासी क़यादतें थी वो मैनेज थी। चाहते हुए भी वो जॉइंट वेंचर में कुछ ना कर पाए। यानी मुझे बताएँ कि मेरे जो कॉम्प्रेस दोस्त थे, सब अलग-अलग डगर पे चल रहे थे। कोई इधर जा रहा था, कोई उधर जा रहा था। सबका किबला एक डिफरेंट था। उन्होंने प्लेटफ़ॉर्म नहीं एक वेन्यू या एक पॉइंट नहीं सिलेक्ट किया कि जिसमें सब मुश्तरका एहतजाज करें क्योंकि प्रेशर बहुत था। अब ये जो वकला थे ये किसी को अंदाज़ा नहीं था कि अपने डोमेन से इनका डोमेन ये नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये बाहर के मसाइल हल करें, वकला के मैं मसाइल खुद हल एक करें, वकील उनकी हूँ, वेलफेयर हाई कोर्ट में। करें, सब करें, ये करें। ये नहीं था। लेकिन उनके इल्म में नहीं था कि भाई ये फ़ोर्स भी सामने आ जाएगी, रोड पे निकल आएगी और इतना तूल देगी उस धरने को कि हमें घुटने टेकने होंगे इनके सामने। तो ये प्लान ए में ये ये सब ऐसे भी तो हो सकता है ना कि जैसे उन्होंने कोलैप्स हो सोचा गया हो, उनका प्लान। जैसे 2004 के वाक़या तो मुशर्रफ के दौर की आप बात कर रहे हैं, तो उस वक़्त भी ऑफ़र एक गई थी, हामिद मीर कहता है कि ज़रदारी साहब को कहा गया था कि मोहतरमा को कन्विंस करें, हमारा साथ दें, आपको जेल से निकाल देते हैं। तो मोहतरमा ने शायद उस वक़्त भी कहा था कि सिंध की अवाम हमारे खिलाफ हो जाएगी और पीपल्स पार्टी के लिए सिंध का जो स्टेक है उसको खोना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी सियासत जो है वो खत्म हो सकती है, तो वो चुप हो गए। तो क्या पता कि ये भी कि सियासी मूव हो, ज़रदारी साहब है जो भी पीपल्स पार्टी के दोस्त जिन्होंने जब ड्राइंग रूम में बैठ के साइन किया हो, उनको पता है सिंधी आपस में निपट लेंगे, इनको करने तो देंगे नहीं। क्या पता उनको अंदाज़ा हो कि रिटेलिएशन इतनी होगी। देखिए पॉलिटिकल गेनिंग के लिए कुछ भी हो सकता है। एक इसमें पहलू ये भी दूसरी बनता है कोई ना। राय नहीं है और कमू शहीद पे जो कालाबाग डैम के खिलाफ धरना लगा था, उनके लिए भी ये मफरूज़े चलते हैं कि बेनज़ीर साहिबा ने या सब ने इसको ज़बरदस्त फैसिलिटेट किया था बिहाइंड द कर्टेन।
पर्दे के वो तो पीछे अभी भी रहेगा। इसके लिए भी है, वो जो आप अभी वो मुझे तलाक का बताएँ धरना उसके लिए भी कहा जा रहा है। कहा नहीं क्लियर है ना, कहा क्या जा रहा है? मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लियर है। बिस्तर पहुँचाए गए, खाने पहुँचाए गए। आपका सीएम बैठ के कह रहा है कि भाई धरने पर किसी के ऊपर पर्चा नहीं होगा। अभी मुझे ये आप गारंटी दें, कोई मुझे इश्यू दे दे, मैं पूरा सिंध पे कर दूँगा आपका, पूरा जैम कर दूँगा। तो सबको पता है, उनको पता है क्वार्टर्स को कि किस तरह ये उनके साथ भी हाथ हो चुका है। लेकिन उनको ये मैं अंदाज़ा हो एक्चुअली गया यही कह रहा था, क्या पता कि पता हो उनको सिंध इस तरह उनको इतना करेगी। उनको भी अंदाज़ा हो गया कि जो हेड ऑफ़ स्टेट है, सदर मुमलिकत है या उसका जो सीएम है या उसका जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो, यानी ये जो दावेदारी करते हैं ना सिंध के हम सियासत-ओ-फ़ैज़ के मालिक हैं, ये नहीं है। असल स देखें हर मुल्क में अवाम ताकत का सरचश्मा अवाम। अवाम है। आप इनको जिस तरह भी डील करें, जिस तरह भी आप फ़ोर्स करें, ये करेगी अपने इंटरेस्ट के लिए काम। अपना इंटरेस्ट क्या है? धरती का इंटरेस्ट, वतन का इंटरेस्ट। आप देखें इस वक़्त जब हम विन-विन पोज़ीशन में पाक-भारत जो कशीदा सूरत-ए-हाल थी और पाकिस्तान ने फ़तेह हासिल किया अल्लाह के करम से। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप मुझे बताएँ कि पूरी सिंध में ये रैलियाँ निकली हैं। पूरे पाकिस्तान में फ़ौज निकली के हैं। मैं सिंध की बात कर रहा हूँ, हुँ। जिनको आप उनकी नज़र हक़ारत की नज़र हाँ, से देखते हैं, सस्पिशियस कैरेक्टर ट्रीट करते मशकूक। हैं। हम बैठ के बात करें, आज अगर मैं केटीएन में हूँ, तो आज मेरा ये रात 8वाँ 9वाँ प्रोग्राम था, पाक इंडिया पे। तो हम बैठ के सिंधी चैनल में बात करें ना, अपनी फ़ौज के साथ खड़े। इस तरह आपने देख लिया कि सिंध जब मिनेसिल पाकिस्तानी कौम की बात होगी, हमारे मुल्क की बात होगी, हमारे जो अपने डिस्प्यूट्स हैं विद इन कंट्री, वो हम देख लेंगे। जब बाहर का कोई दुश्मन आएगा, हमारी कबायली रिवायत के मुताबिक हम आपके साथ खड़े हो जाएँगे। तो उनको सोचना चाहिए कि ये जो इतना सा फैक्शन है, इतना सा, जिसको आपने नाराज़ बच्चों को मनाना है, जाके बिठाना है, मल्टीनेशनल कंपनी में भेजें, एडमिशन्स दें उनको, अच्छी-अच्छी तालीमी तरफ भेजें। आपके मोहसिन नकवी ने कहा था ना कि ये बीएलए और ये अलहदगी पसंद तंज़ीमें बलूचिस्तान के एक एसएचओ की मार है। जाफ़र एक्सप्रेस हो गया आपका, एसएचओ नहीं आया उधर। तो इस तरह आप गुरूर और तकब्बुर से बिहेव ना करें। ये तो एक आपके आमिर के जितने अल्फ़ाज़ भी हैं, तो फिर मुझे क्या देख माज़ी के एक आमिर याद आ रहा है मुझे उसके अल्फ़ाज़ ऐसे। हाँ, इस तरह वो एक मुक्का दिखा के जो बोलता है ना देखिए बात सुनें, इस समय कह रहा हूँ कि देखिए हम बहैसियत स्टूडेंट और लोगों की हम पल्स पे स्टडी करते हैं, उनकी नफ़्सियात पे करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज पे करते हैं। हमें पता है कि यहाँ कौन-सा सेंटिमेंट है, किस तरह का सेंटिमेंट है। आप ये इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, बलूचिस्तान की तरह मिसहैंडल नहीं करना चाहिए इनको। बैठें, बात करें। अच्छी बात है अगर शर्जील मेमन ने कहा है कि एक कॉम्पास अच्छा है तो वो भी सिंधु देश वाला हुँ, और दूसरे का तरीका हमें पसंद नहीं है, यानी अच्छे तालिबान, बुरे तालिबान। गुड तो कॉप्स, बैड कॉप्स। हाँ, तो ये इस तरह ना करें। या तो बैठें, बात करें या तो लेट देम डू देयर जॉब। फिर आप अपने अथॉरिटी के साथ उनको फिर आनी हाथों से निपटें। ये है हल। आखिरी इसका हल तो ये नहीं होगा, जी। लेकिन बहरहाल देखिए आपकी बातें जो है बड़ी मज़ेदार होती है और मैं बड़ा मज़ा आ रहा है सुनने में। मेरा ख़्याल है आप मेरे पहले मेहमान हैं, जो इतना कम बोलने का मौका मिला है मुझे अब तक। जी, जी। फिर आपकी बातें वायरल बड़ी ज़बरदस्त होती है मज़े से। मुझे ये बताएँ कि अभी आपने कैनाल्स के बारे में बात कर ली, सूबे के साथ भी बात। पाकिस्तान को इस वक़्त और भी बहुत से चैलेंजेस पेश हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान के 3 सूबे भी जो हैं वो दीगर हैं सिंध के अलावा भी। लेकिन आपको जो एक कुव्वतें कहें या कोई भी कॉरिडोर्स कहें या आप उनको डार्क रूम्स कहें, कुछ भी कहें। जो भी तहरीक चलानी हो, जो भी अमन मार्च करना हो, क़याम अमन इस्तेहकाम सिंध जो भी मार्च होती है शायद सिंध में ही होता है। बाकी 3 सूबे में कौन से फूल खिले हुए हैं सर? देखें यहाँ हमारे लोग अ, बड़े सादा आपकी हैं। मुस्कुराहट बहुत कुछ बता रही हाँ, है। बड़े सादा लोग हैं। आप तो उन क्वार्टर्स की बात करें, मैं एक ज़िले के एसएसपी की बात कर रहा हूँ। हुँ, ज़िले का एसएसपी लगता है ये वडेरे सरदार एमएनए, एमपीए उसको इतना फैसिलिटेट करते, इतनी खुशामद करते हुँ, कि साहब जैसा फरिश्ता सिफ़त पहले आई नहीं ज़िले में। अच्छा। क्योंकि उनके लिए एसएसपी काफ़ी होता है। फिर आप जिन क्वार्टर्स की बात कर रहे हैं ना, हम तो भाई जेनेटिकली गुलाम समझते हैं अपने आप को और वो जेनेटिकली हमें गुलाम समझते हैं। पंजाब का बंदा आता है अपने आप को सरदार समझता है। आप मुझे बताएँ कि जो लाहौर कैंट है आपका, हुँ, उसमें 4 दीवार नहीं लगी हुई, पता ही नहीं चलता सर छान यहाँ से उतरा ये सिग्नल में चले अंदर। आपके यहाँ के कैंट के हालात क्या हैं? आप घुस जाएँ। मुझे लाहौर में मैं जाता ये जीपीएस लगा के हुँ, गूगल मैप पे न्याज़ी अड्डे पे जाना था, अच्छा, किसी को मैंने ड्रॉप करना था। 4 मेरे गनमैन थे डाले में बैठे हो पीछे। तो हम वो घुस गए लाहौर छावनी में। आके वो भाइयों ने रोक लिया। चेक पोस्ट पे। हाँ, तो उन्होंने कहा कैसे घुसे? मैंने कहा सर मैं तो ये जा रहा हूँ गूगल बोले हमने वेपन चेक करना। मैंने कहा चेक करें। जब चेक हुआ तो वो कहा कि ठीक है, आप 3 मिनट लगे टोटल। 3 मिनट में चेकिंग हुई, बोले आप जाएँ और तकलीफ़ के लिए हम माफ़ी चाहते हैं।
मैं कहा नहीं, मैं अगर ये सिंध में ऐसे हो जाता, पनवाकल में घुस जाता, मलिर कैंट में घुस जाता, तो पहले तो एसएचओ आके बड़ी मेरी ना चित्रोल करता। तू अंदर कैसे घुसा? तू हमला करने आया होगा, तू बगैर एंट्री कैसे आया? तो ये तो बिहेवियर होता मलिर कैंट थाने का मेरे साथ। लेकिन आपने तो जबर बोले, उन्होंने मुझे क्या कहा कि भाई आपने खुद सर पे चढ़ाया ना, हम आपके खादिम हैं, हम आपके हमदर्द हैं, लेकिन आपके वडेरों ने, सरदारों ने, सब ने ये बिहेवियर रख के हमें सर पे चढ़ाया हुआ है, तो वो एसएचओ तो आपके साथ बदमाशी करेगा। आपने तो मैंने कहा समंदर को कुज़ें बंद करने वाली बात कर दी कि मैं इससे मज़ीद आपसे क्या बात करूँ, लेकिन बात ये है कि सर मैंने एसएचओ की बात की। समंदर बस कुज़ें बंद हो गया है। आपने एसएचओ की बात नहीं की। एसएचओ मलिर मुश्ताक कैंट की भाई बात की। एसएचओ मलिर कैंट की सर। बड़ी बड़ी निपी-तुली बातें आपने की हैं, समंदर आपने बंद करके सीपी में दे दिया। देखिए बहरहाल पीकायक का पता है आपको? बिल्कुल सर। तो उसने हवा ही निकाल दी हम जैसे लोगों की। अब पता एक नहीं एक साइबर क्राइम की एफआईआर की मारे आपौर में। हाँ, हाँ। अब ये जब चलेगा, मूड है उनका, इसके बाद तो पसंद आए ना आए, ना आए तो फिर वो जो मीरा नहीं बैठा है एसएचओ आपको एक कर देगा वो सर उसके बाद नोटिस। तो देखिए कि तो जीवे मालिका नहीं मर्ज़ी हो ठीक है, मैं ठीक इसमें क्या है। करूँ। तो दूसरी एक बात बताएँ, कराची में आप काफ़ी मुतहर्रिक रहे, मेरे ख्याल है अमली ज़िंदगी आपने कराची में शुरू की, आपने बदलता हुआ कराची भी देखा। 1999 में आप कराची आए, आप उस वक़्त बड़े टफ टाइम में आए, लेकिन वो दौर एक ट्रांसफॉर्मेशन का था कि आमिर उस वक़्त काबिज़ हुआ था। कराची में वो लोग जिनको कपड़े पहनने नहीं आते थे माज़रत के साथ, वो उस वक़्त शूटिंग-वूटिंग की तरफ जा रहे थे। एक वो उनका भी एक लाइफ़स्टाइल से चेंज हो रहा था। उस वक़्त आपने फिर मुख्तलिफ इदारों के साथ भी काम किया, दौरान रोज़ाना मोहम्मद के साथ भी आपने काम किया। तो उस वक़्त कुछ कहा जाता है कि आपकी गुर्बतें जो दूसरी सियासी जमातों के साथ भी, तो ये ना, क्या ना कहानी है? देखिए, देखिए नेचर मैं सिंटी में था, मैं क्लियर करता हूँ, आपने कपड़े में